नमस्कार, चंद्रा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में फरवरी मंथ का हम कवर करने जा रहे हैं। चूंकि ये आपका रिवीजन क्लासेस है जो कि अभी आने वाले जीआईसी, जीडीसी, साथ ही साथ यूपी पीसीएस के एग्जाम और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए करंट अफेयर की सीरीज है। चूंकि आप लोग जानते हो पिछले एक साल से हम लोग लगातार ये कर रहे हैं, तो ये उस एक साल के दौरान ये फरवरी मंथ वाला जनवरी फरवरी आपको एक साथ मिलेगा, मार्च अप्रैल आपको एक साथ मिलेगा और आपका पुराना का पुराना रिवीजन पिछले 6 महीनों का आपको कवर आउट करना है। और साथ ही साथ एक करंट अफेयर की सीरीज जो आपके काम की है, एकदम से आपके साथ लगा हुआ रहने वाला है, ताकि आपकी सफलता में जो भी ये करंट अफेयर का 5 से 10 नंबर होता है इंक्रीज कर जाए। आपको पता है हम इसमें स्टैटिक जीके भी शामिल करते रहते हैं आपके लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास देखें और अपने लिए एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करें। आइए समझते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो दीपावली में कुछ तो हुआ था, दीपावली के टाइम पे कुछ बनाया गया था। क्या बनाया गया था भैया? ये प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया का कुछ हिसाब था। आइए समझते हैं इससे रिलेटेड यूनेस्को ने क्या घोषणा करी है। यूनेस्को ने दीपावली को क्या बताया था? यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित किया था। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। पहला बात तो यही है, यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विरासत में शामिल किया है। आपको पता है कि ये सारा का सारा जो यूनेस्को साइट है, ये तमाम सारे कल्चरल और साथ ही साथ हिस्टोरिकल जितने भी इंपैक्ट होते हैं ये अपने साथ लेकर के चलता है और आपको बताता है कि क्या क्या खबरें आपके काम की होने वाली हैं। जरा नजर डालिए, अमूर्त विरासत में इसको शामिल किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा इस शामिल करने का निर्णय क्या हुआ लिया है? अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान जो है इसको लिया गया है। अब जो अमूर्त विरासत जो ये घोषणा होती है, यूनेस्को में कुछ सदस्य शामिल होते हैं, इतने लोग डिसीजन करते हैं। तो 194 सदस्यों ने मिलकर 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में ही इसकी घोषणा करी थी। इसमें भारत में जो अध्यक्षता है यूनेस्को की किसने की थी? विशाल वी शर्मा द्वारा। और भारत के कुल 15 प्रतीक पहले से यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल में शामिल हैं। चूंकि ये सांस्कृतिक वाला हिसाब है, जो कल्चरल हिसाब है, आपको पता है 15 प्रतीक पहले से सूची में शामिल हैं, तो दीपावली को भी सूची में शामिल किया जाने का मतलब है कि ये 16वां नंबर का बन गया है। कल्चरल प्रोग्रामिंग की बात हो रही है साहब। अब इस सूची में जब शामिल कर लिया जाता है अमूर्त विरासत धरोहर में, तो ये परंपरा कब से स्टार्ट होगी? तो आपको यहां से याद रखने वाली बात है, कुल 16 जो चिन्ह हैं या मूर्त हैं, इस अमूर्त वाली लिस्ट में शामिल किए गए हैं। किसमें? यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज वाली साइट में। तो इसके पहले कुछ खास बातें हुई हैं। तो सूची में शामिल अमूर्त जो धरोहरें हैं, जो 15 हमने बताई, दीपावली को लेकर के 16वां, उनकी जरा काउंटिंग कर लेते हैं। वैदिक जाप की परंपरा 2008 में शामिल किया गया था। कुटियाट्टम 2008 में केरल के संस्कृत रंगमंच द्वारा शामिल किया गया था। और अपना जो रामलीला है, रामलीला आपको पता है भगवान राम की सबसे सुंदर कृति, यानी उनके पूरे जीवन का वर्णन रामलीला के माध्यम से बहुत सारी जगहों पे किया जाता है आज भी। तो उत्तर भारत में दशहरे के दौरान जो प्रदर्शन होता है इसको शामिल कर लिया गया। राममाण 2009 में उत्तराखंड का एक धार्मिक उत्सव, इसमें शामिल किया गया। मुदियट्टू जो केरल के अंदर 2010 में शामिल कर लिया गया। एक टाइप का ये नाटक है। अब नाटक है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास बात होती थी। खास तरीके का नृत्य नाटक है मुदियट्टू केरल का, इसको भी मानवता की अमूर्त विरासत स्थल में शामिल कर लिया है यूनेस्को ने। कालबेलिया कई बार एग्जामों में पूछा गया, लगातार पूछा गया है। कालबेलिया का कहां का लोकल नृत्य है? तो राजस्थान का है और यह सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एकदम बढ़िया पॉइंट है ये। कालबेलिया सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब यही पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। पीसीएस कंफ्यूज करता है, बीओ कंफ्यूज करता है। बीओ देखिए बहुत बढ़िया है, अब तक बीओ में 150 वैकेंसी कंफर्म हो चुकी है। जुलाई के महीने में आपको ये वैकेंसी कंफर्म दिख जाएगी।
प्लस माइनस 10 दिन कर लीजिएगा। खबर पक्की है, 150 से प्लस सीटें हैं। 150 तो कंफर्म सीट है, बाकी प्लस माइनस आप पता है आयोग ऊपर नीचे करता रहता है। और हमारे यहां इसके लिए लगातार जो बैचेज हैं जीएस के वो चल रहे हैं। जीएस का अलग से आप जब तक पढ़ाई नहीं करोगे साहब, इन सारे एग्जाम को बीओ हो गया, आरओ हो गया या फिर लोअर पीसीएस हो गया, इन सारे एग्जामों में आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी ने तो मस्ट कर ही दिया। 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के तो मैंडेटरी कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। और आपको पता है जब आप यूपी पीसीएस पे शिफ्ट करते हो, यूपी पीएससी के एग्जामों में शिफ्ट करते हो, तो ये जीएस बहुत बड़ा रोल कर देता है। तो हमारे यहाँ जीएस के बैचेस आप अलग से ज्वाइन कर लें, चाहे जितने भी टीचिंग के बच्चे हों उनके लिए भी मैंडेटरी पार्ट ही हो गया है। आपने एलटी का एग्जाम दे करके एक ट्रेलर आयोग ने दिखा ही दिया था, आपको समझ में आ गया होगा कि कितना जरूरी हिस्सा हो चुका है जीएस। जीएस आप ज्वाइन करें, यूपी स्पेशल की आपकी क्लासेस हमारे द्वारा मिलेंगी, कंप्यूटर की क्लासेस बहुत जल्दी मैम मिलेंगी, और जीएस की लगातार पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ये सारे के सारे जो है चल रहे हैं। आइए थोड़ा सा और नजर डालते हैं, 7 और रह गए थे। छऊ नृत्य जो है कहां का है साहब? झारखंड, बंगाल में यह होता है, लेकिन ये पूर्वी भारत के झारखंड और बंगाल के थोड़े हिस्से में होता है, बट लोकली ये मतलब बहुत फेमस है उड़ीसा में मुखौटा नृत्य के नाम से, है ना, छऊ नृत्य। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में शामिल किया गया था। संकीर्तन 2013 में मणिपुर का गायन है। ठठेरा शिल्प 2014 में पंजाब और पीतल तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प है ठठेरा शिल्प, इसको भी शामिल कर लिया गया था। योग आपको पता है 2016 में शामिल किया गया था सॉरी, नवरोज 2016 में शामिल किया गया। नवरोज पता है ना, पारसी समुदाय का नृत्य है जो कि ईरानी नव वर्ष के दौरान मनाया जाता है। ईरानी नववर्ष। और अपना कुंभ मेला 2017 में शामिल किया। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में शामिल की गई। और गुजरात का जो गरबा है, गुजरात का गरबा 2023 में शामिल किया गया, दीपावली 2025 में शामिल कर लिया गया। तो अब तक इनको लेकर के कुल 16 मानवता की अमूर्त विरासत स्थल में यूनेस्को ने भारत से शामिल कर लिया गया है। अब कुछ खास बात दीपावली के बारे में। दीपावली के अतिरिक्त इस वर्ष यूनेस्को की सूची में साइप्रस की प्राचीन कमांडरिया वाइन, अब नाम ही इतना स्पेशल आप सोच लीजिए, कमांडरिया वाइन। ये कमांडरिया वाइन जो है बिल्कुल शामिल की गई है इसमें। घाना का हाई लाइफ संगीत और नृत्य, चिली का सर्कस परंपरा है ना। ये देखिए सूची में साइप्रस की प्राचीन कमांडरिया वाइन, घाना का हाई लाइफ संगीत, नृत्य, चिली का सर्कस परंपरा, इराक में रमजान के दौरान खेला जाने वाला खेल अल मुहैविस, इसको भी शामिल कर लिया गया। इतने सारे नाम जो है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के इंफॉर्मेशन थी, वो हमने आपके लिए दे दिया। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आए, और पसंद ना भी आए तो पढ़ना तो है ही है ना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो साहब जानते हैं 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, इवन 1.5 नंबर के बच्चे आए अपने एलटी के बैचेस में कि सर अगर वे 2 क्वेश्चन और आ जाते जीएस के तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। जीएस को आप कतई हल्के में ना लें, क्योंकि आने वाला समय जो है जीएस जरूर पूछा जाने वाला हर एक टीचिंग एग्जाम में। आप सुपर टेट का एग्जाम्पल लेंगे तो करंट अफेयर आना ही आना है। आप जो है टेट का एग्जाम लें तो जरूर 1-2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। इन सारी बातों को ध्यान रखें, आप जीएस पढ़ाई जरूर करें, हमारे यहां से करें, कहीं और से करें, लेकिन करें। हाल ही में नौसेना को पहला स्वदेश गोताखोरी सहायक पोत डीएसपी A20 प्राप्त हुआ है। नाम क्या है साहब इसका? A20 प्राप्त हुआ है। इस A20 के बारे में क्या खास बात है? यह कोच्चि में नौसेना में शामिल किया गया, और सारा का सारा खेल जो है, सबसे पहली बात यह गोताखोरी के लिए स्वदेश निर्मित है, तो इंपॉर्टेंट बात है। A20 याद रखिए, A20 क्या है? ये गोताखोरी सहायक पोत है। दूसरा खबर, हाल ही में कौन से देश द्वारा भारतीय थल सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64E का खेप सौंपा? तो अभी बात है अपाचे कहां का है? अमेरिका के द्वारा जो है, अमेरिका के द्वारा हमारे लिए दिया गया, यानी भारत में जब ये अपाचे आया तो अमेरिका के द्वारा दिया गया। नाम क्या, कोड क्या है? AH-64E। अब इससे क्या खास बात है?
फरवरी 2020 में कुछ कमाल की बातें निकल के आई सामने। क्या निकल के आई? भारत के द्वारा अमेरिका के 600 करोड़ की डील जो हुई थी, उसी का जो एक तरीके से रिजल्ट है, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी जो कंपनी है बोइंग, इसका नाम क्या है? बोइंग कंपनी ने भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर दे दिया है। कमाल की बात है, खबरें आपके काम की रहेंगी और दिमाग में एक बार अगर आपके सामने से खबर अगर गुजरी हुई है तो आप जरूर ही सक्सेस हो पाएंगे उसको एमसीक्यूज को टैकल करने में। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है ना। कमाल की बात, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अब तक कुछ सरकारी भवनों के नाम परिवर्तित हुए हैं, उनको जरा हम एक एक करके देख लेते हैं। राजभवन जो इस पहले नाम से जाना जाता था, राजभवन, उस राजभवन को अब किस नाम से जाना जाएगा साहब? लोक भवन के नाम से। किस नाम से? लोक भवन। राजपथ जो पहले था, जहां पे झांकी वाकी निकलती थी, उसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सचिवालय जो पहले नाम से जाना जाता था, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आप जब दिल्ली में जाएंगे तो इसी नाम से मेट्रो स्टेशन आपको मिलता था, अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। 7 रेस कोर्स रोड, आपको पता है ना, हाउस है ना, प्रधानमंत्री वाला, लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? लोक कल्याण मार्ग। फटाफट देख लिया आपने, आपके काम की है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो एक बार इंफॉर्मेशन के तौर पे आप कमेंट जरूर करें और बताने की कोशिश करें आपके कितने काम का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विजय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो डेट है 16 दिसंबर के अवसर पे, और राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के लिए ये जो परमवीर विजेता जो हैं उनके चित्र स्थापित किए गए हैं। कहां पे? राष्ट्रपति भवन के अंदर। कितने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के। इस जो जगह पे, जहां पे आपको पता है 300 से अधिक कमरे हैं साहब, तो उस गैलरी में जहां पे लगाई गई है उस जगह का नाम होगा परमवीर दीर्घा। राष्ट्रपति भवन के अंदर है परमवीर दीर्घा। किसने, है ना, किसने लगाया? द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति जी ने लगाया विजय दिवस के अवसर पे। कमाल की बात है, खबर आपके काम के होने वाली है। जरा इस वाले इमेज पर नजर डालें, है ना, जरा इस वाले इमेज पर नजर डालें। ये क्या दिख रहा है आपको? इंडिया लॉन्चेस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, है ना, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, अ न्यू एरा इन स्पेस बेस्ड मोबाइल कनेक्टिविटी, है ना। अपने एलन मस्क वाले जो भैया हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है काम करा था। क्या काम करा था? सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहे थे। तो भारत ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी कुछ ऐसा करते हैं। तो भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये जो सफल प्रक्षेपण है उसका नाम ही है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। इसके बारे में थोड़ा सा काम की बात जानते हैं। आपके लिए बहुत खोज करके इंफॉर्मेशन लाई जाती है, जो आपकी नजर में हो सकता है ना पड़े, लेकिन हमारी नजर में तो पड़ता ही पड़ता है। इसका नाम है LVM Mark 3 M6 बाहुबली, लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कहां से हुआ है साहब? श्रीहरिकोटा से। इसका वजन देखिए 6200 किलोग्राम है। हैवीएस्ट कॉमर्शियल पेलोड टू लो अर्थ ऑर्बिट, इसका शॉर्ट नेम है LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। क्या करेगा ये? 4G 5G ब्रॉडबैंड डायरेक्ट स्मार्टफोन को प्रोवाइड करवाएगा। ले भैया, खत्म टावर का झंझट, वायर का झंझट, अब आपको डायरेक्ट मिलेगा सब कुछ। बिना टावर के भी सैटेलाइट फोन्स कॉमन हो जाएंगे। इसरो ने ये हिस्ट्रिक जो अचीवमेंट प्राप्त करी है AST स्पेस मोबाइल पार्टनरशिप के द्वारा फ्यूचर ग्लोबल कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। थोड़ा डिटेल जाते हैं इसके बारे में, आपको थोड़ा और मजा आएगा। ध्यान से सुनने वाली बात तो ये है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है जो LVM Mark 3 है, इसके द्वारा LVM 3 Mark 6 के द्वारा जो ये सैटेलाइट है इसको छोड़ा गया है। अपना जो रॉकेट का नाम LVM 3 और Mark 6 उसका कोड है, के जरिए अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है छोड़ा गया है। अब यहीं पे भारत भले छोड़ा, लेकिन है तो ऑब्वियस सी बात उन्हीं का। वजन है 6100 किलोग्राम। यह भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह
है ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे, काम की खबर थी। अब कुछ बात है, यहां पे शांति नाम की एक बिल लाई गई है ना, शांति नाम की एक बिल लाई गई। इस शांति को SHANTI ही आप पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जरा फिर से, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति का फुल फॉर्म हो गया। नहीं समझ में आया तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, बस पढ़ेंगे एक बार कंफर्म हो जाएगा। लोकसभा में पारित हो गया 17 दिसंबर को। कहानी क्या है, राज्यसभा में पारित 18 दिसंबर को, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। डेट आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है, डेट बिल्कुल याद नहीं रखनी, बस शांति का फुल फॉर्म आप नजर डालिए। उद्देश्य क्या होगा जरा जानिए। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश जो है सुनिश्चित कर दिया गया है। किसमें? न्यूक्लियर एनर्जी में। अभी तक इन बातों के लिए निजी क्षेत्र अलाउड नहीं था। आपको पता है तो 1991 में 4 क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सब जगह प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया गया था। उनमें से परमाणु ऊर्जा वाला क्षेत्र भी एक ऑलरेडी उपलब्ध था। जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में जो ये अलाउड हो चुका है, जो ये अलाउड हो चुका है, उसके बारे में कुछ खास बात नजर डालिए। इस अधिनियम के माध्यम से 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को रद्द कर दिया गया। नागरिक दायित्व अधिनियम को रद्द कर दिया गया और इसमें प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो अब हाजिर हो जाएंगे, है ना। परमाणु ऊर्जा के नियामक बोर्ड का वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब क्या होगा इस वैधानिक दर्जा प्रदान करने से? यह निजी जो कंपनियां हैं वह सरकार से लाइसेंस लेकर के न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण, संचालन और डीम कमीशनिंग करेंगे। भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है ना, जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है, इसका काम जो है प्राइवेट कंपनियां भी अब करेंगी। और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? कंपटीशन बढ़ेगा तो बहुत सारा जो हमारा कैपेबिलिटीज है वो इंश्योर हो पाएगा कि हम लोग और कितना काम करेंगे। 2025 में 9 गीगावाट का जो है टारगेट है, 2047 में जो लक्ष्य है 100 गीगावाट का है कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, है ना। कमाल का बात है। शांति को आपको याद रख लेना है। आईएनएस वागीर, आईएनएस वाक्सीर, आईएनएस जो है अरिहंत के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में वंस अगेन चर्चा कर लें। इसका नाम है आईएनएस वागसीर। थोड़ा देखिए ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको इसकी खबर के बारे में सुन करके। क्या है भैया? इसका नाम क्या है? आईएनएस वागसीर। राष्ट्रपति की यात्रा करी गई है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आईएनएस वागसीर। जब राष्ट्रपति गए हैं तो क्या है खास बात, जरा जानते हैं फटाफट इसके बारे में इंफॉर्मेटिव तरीके से। आपको इंफॉर्मेशन जरूर पसंद आएगी। आईएनएस वागसीर में राष्ट्रपति की यात्रा हो गई। अब राष्ट्रपति की यात्रा हुई है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है। तो क्वेश्चन यही निकल के सामने आएगा कि पहली कौन है, बताता हूं, बट इसके पहले कुछ आईएनएस वागसीर के बारे में खास बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी। चलिए एक खबर हो गई। इन्होंने आईएनएस वागसीर पर कर्नाटक के कारवार बेस पर यह यात्रा करी। द्रौपदी मुर्मू से पहले 2006 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम साहब, वो भी इस पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करे हुए थे, है ना। कमाल की बात। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ये लड़ाकू विमानों में भी यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। क्या क्या कमाल की बात है। थोड़ा आईएनएस वागसीर से एक लेवल आगे बढ़ते हैं और आपके नॉलेज इनहांसमेंट में थोड़ा और नजर डालते हैं। हाल ही में परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से K4 नामक जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण विशाखापट्टनम में किया गया। K4 बैलिस्टिक मिसाइल आईएनएस अरिहंत से, है ना, बहुत बढ़िया। हाल ही में जो राज्य है ना
उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन यही सामने निकल के आएगा, कौन सा स्टेट जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करा है? तो आंसर क्या है साहब? छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, है ना, बट अपने अपने हिसाब से लोग बनाते रहते हैं। हमारा एक दोस्त था छत्तीसगढ़ से, उसने ऐसा ऐसा कुछ तो बोला था, बट हमें समझ से परे हो गया था। क्यों बढ़िया भैया, क्यों बढ़िया? इसके पीछे में विश्लेषण बहुत लंबा हो सकता है, बट हम लोग ने टॉपिक पे वापस आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजस्व जिलों की जो संख्या है 11 से बढ़कर 13 कर दी गई है। अब क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि ये 13 क्यों किया गया, राजस्व जिलों की संख्या? तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 13 जिले करे गए हैं, कहां पे किए गए? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। हम आपको इसके बारे में डिटेल देंगे अभी अगले वाले मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले में हम लोग इसका जिक्र डिटेल में करेंगे। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम? भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन इथोपिया और ओमान की यात्रा करे हैं। सबसे पहले तो आप यही बताएं कि इन तीनों की कैपिटल क्या है ना? कैपिटल और करेंसी वनडे के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और अपने पीसीएस वाले एग्जाम के लिए, एलटी के लिए तो हम जो कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, बीओ के लिए जो पढ़ाने जा रहे हैं वो शामिल होगा। क्या है? पीएम मोदीज 3 नेशन विजिट टू जॉर्डन, इथोपिया एंड ओमान। नजर डालते हैं क्यों और कहां कैसे। भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा हो गई, तो जॉर्डन की जो राजधानी है, अच्छा ये 15 से 18 दिसंबर 2025 को विजिट कर चुके हैं जॉर्डन की। अम्मान वहां की राजधानी है, अम्मान, है ना, ओमान मत बोलिएगा, ओमान देश ही है। प्रधानमंत्री वहां के कौन है? जाफर हसन साहब हैं। 2025 में जो दोनों देशों के जो राजनयिक थे, उनके संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, और 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसमें कमाल की बात निकल के सामने आती है। जॉर्डन के जो राजा हैं शाह अब्दुल्ला सेकंड, कौन है साहब? शाह अब्दुल्ला सेकंड। इन्होंने दो पक्षी व्यापारों को 5 वर्ष में $5 अरब का बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के रखा है, और वर्तमान में जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं लगभग $3 अरब के आसपास कर रहे हैं। भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो सोच के देखिए जॉर्डन हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान। अब नंबर 2 पे आते हैं, इथोपिया। प्रधानमंत्री साहब जब इथोपिया गए तो वहां की पहली बात तो यही नजर डालिए कि वहां की राजधानी क्या है। तो वहां की राजधानी आदिस अबाबा है, आदिस अबाबा, सॉरी विशाल, हाँ थोड़ा नहीं चलते। इथोपिया की जो राजधानी आदिस अबाबा, यहां अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। अब अफ्रीकी संघ का यहां मुख्यालय होने के साथ आदिस अबाबा में और भी खास बातें हैं। नजर डालिए। प्रधानमंत्री वहां के अबी अहमद अली हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को इथोपिया के सर्वोच्च जो सम्मान है ना, वो दे दिया गया है, और इस इथोपिया के जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ध्यान रखिएगा कि इजराइल की यात्रा में भी प्रधानमंत्री को वहां का सबसे बड़ा सम्मान मिल चुका है, नाम याद रखना है, सम्मानित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने इथोपिया की संसद को भी संबोधित किया, और संबोधित करने के दौरान कुछ कमाल की बातें निकल के सामने आती है, दोनों देशों के सहयोग की बात होती है। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ओमान। ओमान की राजधानी कहां साहब? मस्कट। ओमान की राजधानी कहां है? मस्कट। इस मस्कट पे नजर डालते हैं। वहां के जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक, वहां पे राजनीतिक संबंधों को भारत से संबंध स्थापित किए हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं। इन 70 वर्षों के दौरान कुछ काम की बातें हम लोगों ने करी है। सेपा, जैसे समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, सेपा, है ना, पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री को प्रथम श्रेणी का ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मानित किया गया, वहां से भी सम्मान मिल गया इनको। और इजराइल वाला तो खासकर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे देश में पिछले कुछ टाइम पे बहुत कुछ बदलाव निकल के सामने आए। उसी बदलाव में एक बदलाव यह भी था कि रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी। जब भारत यात्रा हुई थी तो कुछ खास बात निकल के सामने आई। आप भूल गए होंगे, हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी काम की चीजें हैं। दिसंबर 2025 में ऐसा कुछ हुआ था। यात्रा का जो मुख्य एजेंडा था, भारत रूस के मध्य 23वीं वार्षिक बैठक में भाग लेना। 23वीं वार्षिक बैठक में दोनों के दोनों जो देशों के मुखिया हैं वो शामिल होते हैं।
अब जो द्विपक्षीय व्यापार है दोनों का 2030 में 100 अरब डॉलर पर सहमति बन गई है, जो अभी तक 63.8 अरब डॉलर के आसपास रन कर रहा है। इस दौरान जो भारत यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच में व्यापारिक समझौते की समीक्षा भी हुई है। तो हमारा नजर यही होना चाहिए कि ये यूरेशियन आर्थिक यूनियन है क्या। यूरेशियन आर्थिक यूनियन पे नजर डालते हैं, क्या डालते हैं, यूरेशियन आर्थिक यूनियन क्या है। पहली बात, यूरेशियन आर्थिक यूनियन के अंदर 5 सदस्य देश शामिल हैं। नंबर 1 है कजाकिस्तान, नंबर 2 है रूस, तीसरा है बेलारूस, चौथा अर्मेनिया, पांचवा है किर्गिस्तान। इन पांचों का नाम फिर से याद रखिए, कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, अर्मेनिया, किर्गिस्तान। ये 5 यूरेशियन देशों के साथ भारत भी सम्मिलित हो गया, मतलब एक तरीके से समझौते में, व्यापार समझौते में। उस व्यापार समझौते के दौरान सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना, इजराइल। सोमालीलैंड को ये खबर विवाद में रहा था अभी बीच में, आपको याद रखना है, समझना कि सोमालीलैंड मैप पे कहां है। सोमालीलैंड के बारे में नजर डालते हैं और आपके जो काम के एग्जाम में जो खबर आने वाली उसको मैं यही बता देता हूं। 1991 में 1991 में सोमालिया स्वतंत्रता की घोषणा करता है और घोषणा करने के बाद अपनी राजधानी बनाता है हरगेइसा। क्या नाम है साहब, हरगोइसा, जो भी आप प्रोनाउंस कर पाओ, हरगेइसा। इसकी जो सीमा है सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया से मिलती है ना। चलते हैं आगे। अब कुछ और विशेष खबरें कौन सी हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सोशल मीडिया पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो वह देश था ऑस्ट्रेलिया, आपने न्यूज में खूब पढ़ा होगा। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है, यानी 16 ईयर से कम बच्चों को नो ट्विटर, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, है ना। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हाल ही में कुछ खास बात, अब ये आप खबर पता है तो आप एक लाइन में टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आतंकी हमलों के कारण चर्चा में रहा बॉन्डी बीच कहां स्थित है। क्वेश्चन यही है, बॉन्डी बीच भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। आपको याद है ना, वहां पे एक पर्सन आता है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है। वहां पे एक बड़ा बहादुर सा पर्सन आता है, रैंडम उसके ऊपर कूद करके उसको क्या करता है, उसकी बंदूक छीन लेता है, उस गन को छीन लेता है। और जब गन छीनता है तो उस दौरान वो उसने पे भी गोली खाता है, यानी उसको भी गोली लगी हुई थी। बट वो पर्सन बहुत ही ईमानदारी से बहादुरी तौर पे काम करता था, जबकि मारने वाला भी मुस्लिम, गोली चलाने वाला मुस्लिम और बचाने वाला भी मुस्लिम ही था। वो पर्सन भी क्या था, मुस्लिम ही था, है ना। थोड़ा बढ़ते आगे। बॉन्डी बीच विवाद में रहा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर था। कौन से देश के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवासाकी करीबा को पुनः चालू किया गया। अब कासावाकी, जिसने कावासाकी का नाम सुना है ना, कावासाकी बाइक का नाम है ना भाई, तो कहां की है, जापान की। बस उसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये जापान का है, काशीवासाकी करीबा, है ना, परमाणु ऊर्जा। ये जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जापान इतना वेल डेवलप्ड उन दिनों हुआ करता था, जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो उसी दौरान वो सब कुछ तबाह हो गया था, बट ये फिर से अब चालू करने की बात आ गई। अब सम इंडेक्सेस, एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करता हूं तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी करता है, लोवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। और लोवी इंस्टीट्यूट कहता है कि एक पे है यूएसए, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है इंडिया, नंबर 4 पे है जापान और 5वें पे है नंबर रशिया। एशिया पावर इंडेक्स में कौन से देश के द्वारा अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो आंसर है रूस। मून पे न्यूक्लियर पावर प्लांट अगले 10 सालों में कितना प्रोग्रेस करेंगे भैया ये लोग, और कर भी लेंगे तो वहां से एनर्जी कैसे लाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग के बाद तो कोई वहां पे गया नहीं दोबारा, और जब गया नहीं तो वहां पे एनर्जी बना के भी क्या कर लेंगे, कैसे लाएंगे, क्यों करेंगे, सोचने वाली बात है। बट अपना काम है खबरों को एनालाइज करना। न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता हुआ है। अब न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता हुआ है भारत का, तो कुछ खास की बात निकल के आई। क्या काम की बात होगी, भारत का यह तीसरा व्यापार समझौता है। यह नंबर 1 पे यूके, नंबर 2 पे ओमान है और तीसरा भारत है ना, तीसरा भारत है न्यूजीलैंड के साथ। इस समझौते के बाद भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। कमाल की बात,
अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना 5 अरब डॉलर करने का एक लक्ष्य है। ये जो मैं लास्ट में बोलता हूं कि दोगुना करना, तीन करना, 5 अरब डॉलर करना, 10 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि जो व्यापार समझौता हुआ है वह किस देश के साथ हुआ है और कुछ खास बात है कि नहीं है। क्या वहां पर टैक्स को छूट दे दिया गया? हाँ, दे दिया गया। किस देश के साथ? न्यूजीलैंड के साथ। बस आपका दिमाग कान खुल जाना चाहिए कि न्यूजीलैंड को फटाक से मैप पे देखना है, उसके आसपास की सी देखनी है, उसके आसपास की मिस्ट्रल जो एयर है वो चलती है, वहां पे क्या क्या जो है साइक्लोन आते हैं वो देखने। ये आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन तैयार हो जाता है। करंट अफेयर में जो जीएस का अप्रोच है, वह जो जीएस है कहीं से रैंडम नहीं पूछा जाता। आप एक बार समझिए जरा सा, जो जीएस का फैक्ट है वही उठा करके करंट अफेयर से रिलेट किया जाता है। अच्छा, ऐसा विवाद बना तो उसके आसपास की ज्योग्राफी पूछ लो, है ना। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, किसने किसने ईएमआरएस का एग्जाम दिया, किसने किसने केवीएस का एग्जाम दिया? शुक्र मनाइए, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट भाई, वो पीसीएस ईएमआरएस और केवीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन था बीवी जी राम जी के बारे में। जिसने दिया होगा वो समझ गया होगा, है ना, जिसने दिया होगा वो समझ गया होगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 एकदम बजट में रहा है, वो चर्चा में रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट में कोई और है भाई, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। माफ कीजिएगा भैया, कांग्रेस वाले नाराज ना हो। वीबी जी राम जी बिल 2025 क्या है फुल फॉर्म? विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन। यहां तक आके लोग भूल जा रहे थे। मैं कतई बता रहा हूं, जो बता रहा हूं वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और सही बात बता रहा हूं। विकसित भारत, बहुत लोग आए डिस्कशन करने के लिए, विकसित भारत गारंटी तक गए, ठीक है, फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। यहां पे कंफ्यूजन एकदम जबरदस्त था। जी राम जी बिल ग्रामीण बिल है 2025 का, फुल फॉर्म ही देख लीजिए, काम आएगा। और यूपी SSC बीओ के एग्जाम के लिए एक फुल फॉर्म तैयार रखिए। ये 110% पूछ ही रहा है, क्योंकि ये यहां तक आके लोग आजीविका भूल जा रहे हैं, मिशन भूल जा रहे हैं, ग्रामीण भूल जा रहे हैं, कुछ तो भूल ही जा रहे हैं, है ना। पॉइंट पे आते हैं। ये रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी है। अच्छा, ये एक और चीज से रिलेट कर रहा है, चूंकि ये आपको पता है कि ये मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है, तो मनरेगा में कितने दिन का हिसाब है, या फिर जो है वो दिन बदले हैं कि नहीं बदले हैं, गारंटी बदली है कि नहीं बदली है। पॉइंट पे आते हैं। रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी है। पहले आपको पता है कि ये 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार है। लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट के लिए ये किया जाता है। मनरेगा यानी मगनरेगा को बदल देगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी, है ना, स्कीम को बदलेगा। पॉइंट पे आते हैं क्या क्या खास बात। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के बारे में आप नजर डालिए और समझिए, नजर डालिए और समझिए। लोकसभा के द्वारा 18 दिसंबर को यह पारित किया गया है, 21 दिसंबर को राष्ट्रपति का अनुमोदन हो गया है। चलिए, बढ़िया बात है। मनरेगा के स्थान पे लाया गया, ये भी आपको समझ में आता होगा। तो क्वेश्चन यही है कि मनरेगा की शुरुआत कहां से होती है। तो मनरेगा जो पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, नेशनल रूरल गारंटी, है ना, इंप्लॉयमेंट गारंटी जा था, नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी नरेगा। 2005 से शुरुआत होती है, 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा, 2025 में अब इसका नाम बदल के पूरी तरीके से बदल के वीबीजी राम जी हो गया, है ना, वीबीजी राम जी हो गया। विकसित भारत रूरल गारंटी रूरल, ठीक है, विकसित भारत रूरल गारंटी इसके, अरे क्या हो गया भाई, है ना, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो अपने काम का है, जो बीईओ में पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जा सकता है, आरओ जॉब पूछा जा सकता है और यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नजर डालते हैं। ये 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार देगा, 125 डेज। साथ 4 प्रमुख कार्यों पर फोकस करेगा, जल सुरक्षा पे, ग्रामीण अवसंरचना पे, आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा पे, चरम मौसमी परिवर्तन के अवसर को कम करने के लिए विशेष कार्य किया जाए। ये चौथा वाला पॉइंट अभी तक मनरेगा में शामिल नहीं था, ये चौथा वाला पॉइंट सिर्फ इसी में शामिल किया गया, आप ध्यान रखिएगा। 4 पॉइंट हो गए। इसके तहत और क्या होगा, इसके तहत और क्या होगा, वित्त पोषण के केंद्र और राज्यों द्वारा वित्त पोषण के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा मिलकर हिस्सा लेकर के इसको बनाया जाएगा। और क्या क्या विशेषताएं हैं,
फसलों की कटाई के दौरान, पहले क्या था, मनरेगा कभी भी चालू हो जाता था, उस दौरान बहुत सारे जो किसान फैमिली हैं उनको दिक्कत होती थी कि भाई मनरेगा खटने जाएंगे, अपने घर का काम करें। तो उस दौरान फसलों की कटाई और बुआई के समय पे 60 दिनों तक कोई काम करने का प्रावधान नहीं है। ये किसके लिए? रबी और खरीफ वाले फसलों के लिए। किसके लिए? रबी और खरीफ वाले, जायद को शामिल नहीं किया गया, याद रखिएगा। 60 दिन का गैप, 125 दिन का वर्क। और चौथा पॉइंट ये कि इसमें जितने भी इस तरीके के पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मौसमी परिवर्तन हो जाता है, आंधी आ जाती, तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, उस दौरान इसको, है ना, हेल्प के लिए रखा जाएगा। आगे आते हैं, बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा कुछ काम किया गया है। क्या काम किया गया है? आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक। अभी जो फिनो पेमेंट्स बैंक है उनकी संख्या बदल करके, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में फिनो को बदला गया है। अब वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी संख्या बदल करके 12 हो चुकी है। आपने बंधन बैंक देखा होगा, आपने इस तरह के छोटे छोटे जो बैंक है कहीं कहीं आपने सुना ही होगा, एटीएम्स वगैरह भी आपने छोटे छोटे देखे होंगे, उनकी संख्या बदल करके 12 हो गई है ना। अब क्वेश्चन यही है कि निकल के बताइए नेशनल बैंक कितने हैं? नेशनल बैंक कितने आपके लिए काम है, कमेंट जरूर करिएगा। ओमान के साथ व्यापार समझौता हमने बता दिया था, उसमें सेपा नाम का एक कुछ तो हुआ था। अब जो सेपा है, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता इसको कहते हैं, 18 दिसंबर को इस पर हस्ताक्षर हो जाता है और खाड़ी देशों के साथ ये हस्ताक्षर करना बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम पे। खाड़ी सहयोग परिषद जिसका नाम है जीसीसी, गल्फ कंट्री काउंसिल। तो गल्फ कंट्री काउंसिल में इसकी स्थापना 1981 को होती है। इस गल्फ कंट्री काउंसिल में कौन कौन शामिल है? तो आंसर है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई जीसीसी के अंदर शामिल है। अब भारत जीसीसी के साथ जो व्यापार समझौता करता है उस दौरान कुछ पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। पहला तो यह है कि यूएई के साथ भारत पहले ही 2022 में समझौता कर चुका है। भारत से ओमान को किए जाने वाले 99% से आर्थिक निर्यात पर 0 तक शुल्क लगेगा। अभी इसके पहले मैंने बताया था ना, न्यूजीलैंड के साथ भी इसी तरह की कुछ कंडीशन होनी है। कौन कौन से सामान फ्री रखे जाएंगे? तो डेयरी उत्पादन हो गया, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू जैसे कृषि उत्पादन हो गए, ये सब फ्री रखे गए हैं, है ना। डेयरी उत्पाद, कॉफी, रबर, तंबाकू, कृषि उत्पाद के अतिरिक्त सोना, चांदी, आभूषण आदि को इससे बाहर रखा गया है ना। आते हैं आगे, ये भी कुछ काम की बात है। क्या काम की बात है साहब, समझिए। जीडीपी संबंधी एनएसक्यू के कुछ आंकड़े आए हैं, है ना। एनएसक्यू तो नहीं है, ये एनएसओ है। ये टाइपिंग एरर है भाई, टाइपिंग एरर, एनएसओ है ना, एनएसओ के कुछ आंकड़े आए हैं। तो चालू वित्त वर्ष में 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 8.2% के आसपास हो गई, पहली तिमाही में 7.8%। तो आपको ये डेटा याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ समझना है कि जीडीपी से कुछ तो होता है, बट करेंट वाला जब मैं बताऊंगा एकदम सबसे अपडेटेड मंथ वाला, वही आप एग्जाम में रट के जाएंगे। अभी मैं अप्रैल मंथ का जब आपको बता दूंगा डिटेल, तो वहां पे आप एनालिसिस जरूर करिएगा। इस दौरान स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 48.63 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यह जीडीपी का एक एनालिसिस है। जनगणना आपने सुन लिया है, मई के मंथ में जनगणना का प्रारंभ होना है ना। बट जनगणना से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आपको यहीं पे रिकवर करवा देते हैं जो आपके दिमाग में आनी ही चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात 8वीं तथा पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। 8वीं, स्वतंत्रता के बाद डिजिटल जनगणना पहली बार, याद रख लीजिएगा। लागत इसमें 11,718.24 करोड़ रुपए होने वाले हैं। लगभग 12,000 करोड़ रुपए जनगणना में होने वाले हैं। इस जनगणना को 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। मंथ जोड़िए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हुए। इसके बाद घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना करना, यह सब इसका लक्षण है, पहला वाला का। दूसरे चरण की बात करते हैं जो फरवरी 2027 में शुरू होगा। जनसंख्या की गणना की जाएगी। उस दौरान पहले क्या क्या किया जा रहा है? घरों की सूची बनाना, आवास की सूची बनाना, और उसमें पूरा का पूरा आपका संपत्ति का ब्यौरा दर्ज हो जाएगा। दूसरा वाला जब आएगा उसमें जनसंख्या काउंट होगी 2027 वाले में।
नियमतः तो 2021 में होना था, बट आपको पता है कोरोना की वजह से सरकार की हिम्मत जवाब देगी थी, उसने करवाया नहीं था, बट अब फिर से मामला पटरी पे है। जनसंख्या गणना की संदर्भ तिथि अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 को मेंशन रहेगा, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को शुरुआत होगी। आपको ये डेट कतई याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो कार्यों की निगरानी के लिए जो CMMS है, CMMS नाम क्या होगा? सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS नाम का एक पोर्टल निर्मित किया गया है। इस किससे रिलेटेड है? जनगणना 2027 से रिलेटेड है। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री जलपोत का संचालन किया गया है। अब क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि आपके साहब इतने बगल में काम हुआ है और आपको पता ही नहीं, तो आप बिल्कुल भी पीछे यूपी के एग्जामों के लिए खासकर। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री जलपोत का संचालन वाराणसी के अंदर हुआ है। आपको ध्यान रखना है, खबर आपके काम की है जो आपके एग्जाम में छपेगा। हाल ही में सरकार के द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI को 74 से बढ़ा करके कितने % कर दिया गया? तो आंसर है 100%। अब आप जो है विदेशी बीमा कंपनियों को दिल खोल के देखेंगे और लोग इतने सारे जो है लीगल मसलों में फंसेंगे कि वकील साहब लोग मौज करेंगे, तो उनमें से मैं भी एक हूं। RBI के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा होगी और रेपो रेट 5.25% को डिसाइड कर दिया गया है। आपको मैं सबसे अपडेटेड वाला बताऊंगा, वो एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। अभी के लिए 5.25% है, 5.25%। क्या है ये? रेपो रेट है। अब रेपो रेट क्या होता है, जिनको नहीं पता वो फटाक से सुन ले। वह दर है जिस पर RBI व्यवसायिक बैंकों को ऋण देता है, लेता नहीं है, देता है। इसी का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट, 3.35% है। ये तब होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और RBI कहता है महंगाई कंट्रोल करो, तो वो क्या करता है? पैसे खींचने की कोशिश करता है। तो बैंकों कहता है ला हमारे पास पैसे रखो, हम तुमको पैसा देंगे, तो वह 3.35% का ब्याज देने के लिए रेडी हो जाता है। यह होता है रिवर्स रेपो रेट। नहीं समझ में आई बात? लिक्विडिटी से मतलब है कि आम जनता के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, है ना। अब पैसा आ गया तो लोग खरीदारी दबा करेंगे। अब खरीदारी दबा करने लगे तो मान लीजिए अचानक से पैसा सबको बोनस मिल गया, 2-2 लाख रुपए, सब गए फ्रिज, टीवी, कूलर, गाड़ी वाड़ी सब खरीदना शुरू कर दिए। अब गाड़ी वाड़ी खरीदना, अचानक से क्या हुआ? मार्केट के अंदर डिमांड आ गई। अब जब डिमांड आ गई इतनी भारी भरकम, तो उतनी सप्लाई करने के लिए सामान तो है नहीं। अब भाई दिक्कत हो गई तो RBI बीच में आएगा, कहेगा अरे अच्छा, अब यहाँ पे जो शॉपकीपर होंगे, दुकानदार होंगे, डेवलपर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, वो कहेंगे साहब देखो हमारे पास सामान सीमित है, ढेर सारे लोग खरीदने आएंगे, दाम बढ़ा दो। जो 10,000 का सामान था वो सीधा 12,500 का मिल रहा है, जो 5,000 का सामान था वो 8,000 में मिल रहा है। तो पॉइंट ये हो गया, RBI कहेगी अरे सामान का दाम बढ़ रहा है, ये सब तो लूट खाएंगे जनता को, तो क्या करो? कंट्रोल करो। क्या करो? जनता में क्या करो? इस मार्केट में क्या कर दो? डिमांड को संकुचित कर दो, थोड़ा कम कर दो, ताकि ये लोग औकात पे आ जाए, है ना, नहीं खरीदेंगे ढेर सारा। तो ये इससे सारा पैसा खींचने का प्रक्रिया होगा, तो वो बैंक के थ्रू हो जाता है। हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो सारा डिटेल बता देंगे भाई, अभी के लिए इतना ही है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 5.5%। ये वह % होता है जिसमें बैंकों को अपने पूरे के पूरे लोन सिस्टम का, या यूं कहें कि पूरे लिक्विडिटी का इतना % लिक्विड फॉर्म में जमा करना ही पड़ता है RBI के पास, बैंक रेट। इसी तरह बैंक रेट के बाद SLR भी है, SLR भी बता देंगे हम आपको, बट अभी के लिए बढ़ते हैं आगे, है ना। काम की खबर, चर्चा में रहा जो शब्द है स्नैप, जिसका नाम क्या है? स्नैप, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। स्नैप क्या है? सीनैप, स्नैप बोल रहा हूं भाई, तो आप सीनैप समझे, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। अब आपके मोबाइल में बिना ट्रू कॉलर के डेटा दिख रहा है किसी और का। इस व्यवस्था के तहत मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। अब आप इसका रिजल्ट भी देख रहे होंगे, है ना। बढ़ते हैं आगे।
नियुक्तियां कौन कौन सी है फटाफट देख लेते हैं। नितिन नवीन भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। रामकृष्ण चंद्र एलआईसी के नए चेयरमैन बनाए गए थे, है ना। बी साई रामन कोल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी बनाए गए थे। राजकुमार गोयल भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। इनका नाम याद रखिएगा भाई, सीईसी जो है ना, इनका नाम याद रखिएगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक टीम करती है ना। वो चयन जो होता है कौन कौन शामिल रहता है मैं बता देता हूं। जो ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली का जो समिति है वो करती है। उसमें शामिल कौन कौन था ध्यान रख लीजिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता की सिफारिश और राष्ट्रपति के द्वारा ये जो सीआईसी हैं वो, है ना, आ गए हैं लाइन पे। नाम याद रखिए भैया, इनका नाम है राजकुमार गोयल साहब। आते हैं आगे। आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं, है ना। अपने साथ साथ पाकिस्तान वालों का भी याद रखिए। बताइए कितना बुरा दिन आ गया है प्रतियोगी छात्रों का। कुछ खास बात, फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया। ले भैया कितना गलत बात है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर अनंत अंबानी को मिला है वन तारा में। काफी अच्छा काम है भाई। इनका जो वन तारा है वह जंगलों में पड़े हुए जो बहुत ऐसे विशुद्ध जानवर हैं जिनका कोई न कोई बॉडी डिफेक्ट हो जाता है या कोई दिक्कत होती है, उनको वहां पे लाकर उनको बचाया जाता है, रिहैब किया जाता है। बड़ा अच्छा काम है। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 को जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं फीफा वर्ल्ड कप में उनको दिया गया। इनका नाम है मुस्मान रेबेल, फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है ताना बोनमाती हैं, उनको दिया गया। आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट खबर तो बिल्कुल नहीं है, बट फीफा की बात आती है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है मोंडो डुप्लांटिस है, इनको दिया गया। मोंडो डुप्लांटिस उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट मैक लॉफिल लेवनोर को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार जो दिया गया पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टॉम मुन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जॉन पॉल डेनबर्ग को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कोच मैक्स केल्डोन को दिया गया। मैक्स केल्डोस नीदरलैंड के हैं, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एम्पायर जो है रघु प्रसाद भारत को। बस यही याद रखिएगा, यही याद रखिएगा। इतना सारा खबर का मेन रिजल्ट क्या है? रघु प्रसाद सर्वश्रेष्ठ अंपायर हैं। कहां के? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार के। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं शॉन डिवॉर्ड नीदरलैंड के हैं, और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं ग्रेस ओ हैनलॉग न्यूजीलैंड के। सर्वश्रेष्ठ कोच कौन है? एलिसन अन्नान है चीन के। सर्वश्रेष्ठ अंपायर आयरिन प्रसन्नकुई है। ये सब विमेंस में हो गए। आपको सिर्फ और सिर्फ रघु प्रसाद याद रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, ये तो पढ़ा ही होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात हो रही है। 20 बच्चों को दिया गया है बिहार के। उसमें 2 बच्चे शामिल थे, वैभव सूर्यवंशी जो खेल के लिए शामिल था, कमलेश कुमार वीरता के लिए दिया गया था। ये साहब लोग जो है बहुत ही बहादुर हैं। यह पुरस्कार वीरता में दिया जाता है सॉरी वीरता में दिया था सामाजिक सेवा के लिए, पर्यावरण के लिए, खेल, कला, संस्कृति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। कुल 20 बच्चों को दिया गया है। इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों का मददगार बने पंजाब के लिए दिया गया है ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जवानों को इस वर्ष का पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जवानों के मददगार बनने के लिए पंजाब में 10 वर्षीय श्रवण सिंह को भी दिया गया। एकदम ये इंपॉर्टेंट खबर है। अब आपको लग रहा होगा श्रवण सिंह का नाम आया था तब चर्चा में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वह कुछ भारतीय जवानों के लिए हेल्प किए थे। अब किस टाइप का हेल्प किया था आपको डिटेल ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट श्रवण सिंह हेल्प किए थे उस टाइम पे, इसलिए इनको भी दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंपायर आयरन प्रसन्नकुई अर्जेंटीना के हो गए, वो तो अपने काम की खबर नहीं है। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये काम का है। टाइम पत्रिका ने एआई के वास्तुकारों को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम पत्रिका ने, अमेरिकी पत्रिका टाइम ने एआई के वास्तुकारों को, यानी एआई बनाने वालों को, ऐसे तो बहुत सारे हैं ना, उनको बनाने वालों को यह घोषणा की गई है और उनको दिया गया। यूट्यूब के जो सीईओ हैं नील मोहन को टाइम पत्रिका ने सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है। क्या किया गया है? सीईओ ऑफ द ईयर। बहुत अच्छी बात है। नील मोहन भारत मूल के हैं, भारत ही है।
टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी, अमेरिका की बास्केटबॉल जो खिलाड़ी है उनको दिया गया एजॉर्ज विल्सन को, एजॉर्ज विल्सन को दिया गया है। समझ गए आप? बहुत अच्छी बात है। राम सितार, कुछ लोग मरवर गए भाई, है ना, उनका भी नजर डालना जरूरी है। राम सितार के बारे में क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी व अयोध्या स्थित राम मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाने वाले मूर्तिकार का निधन हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़े डिजाइनर थे, ये सारा का सारा कुछ जो है अपने अंडर में करवाते थे, उस टाइम पे इनका जो है निधन हो गया है। खालिदा जिया का निधन हो गया। खालिदा जिया वही बांग्लादेश वाली हैं, ये प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी की BNP जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो है मुखिया थी, ये मर गई हैं। अब उनके बेटे जो हैं अब वहां के क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए हैं। थोड़ा इनके बारे में नजर डाल लेते हैं। खालिदा जिया और शेख हसीना की जो लड़ाई है जग जाहिर है, इन दोनों ने खूब लड़ाई करी थी, बट सिचुएशन देखिए। कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में जो खालिदा जिया है उनका क्या रहा है? 1991 से 96 तक रहा है। 96 में 1 माह के लिए बना था, 2001 से 2006 के लिए पूर्ण कार्यकाल रहा, उसके बाद फिर से वापस वो आ गई थी। कौन? अपने जो है ना शेख हसीना। यह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यह भी एक कमाल की बात है। ठीक है, इनका अब देहांत हो चुका है। अपने दिसंबर महीने के डेट के फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम हर मंथ में कुछ डेट दे देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन बना ना रहे, क्योंकि उस दौरान आप जब डेट देखते हो तो कई बार ये लगता है कि ये नहीं तो ये, इसलिए मैं लास्ट में ही रख देता हूं सेक्शन। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है डॉक्टर अम्बेडकर के मृत्यु दिवस के रूप में। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, और साथ साथ 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर याद रखिएगा, 16 दिसंबर याद रखिएगा। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिए। 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के अवसर पे। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये अपना डेट रहा। इन्होंने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय चरागाह भूमि और पशुपालक वर्ष के रूप में, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, इतना सारा कार्यकाल इन्होंने करने के लिए कहा था। अब कुछ किताबें इंपॉर्टेंट है, फटाफट नजर डाल लेते हैं। मलाइका अरोड़ा ने एक किताब लिखी है, मलाइका अरोड़ा, है ना, भूतपूर्व अरबाज खान की वाइफ, सलमान खान की भाभी। इट्स इजी टू बी हेल्दी, सही भी बात है, 50 साल की उम्र सरप्लस कर चुकी है, उसके बावजूद इतना वो फिट है। द 11th आवर, सलमान रश्दी ने लिखा है इसको। ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सतीश गुजराल जी ने लिखा है। मदर मैरी कॉनेस्टो मी, अरुंधति राय ने लिखा है। रेज बेट को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, एकदम याद रख लीजिएगा, वर्ड ऑफ द ईयर रेज बेट है। रेज बेट का मतलब क्या होता है? यहीं पे रेज बेट का मतलब क्या होता है जरा से जान लीजिए। रेज बेट का मतलब होता है जानबूझकर गुस्सा, आक्रोश या तीखी प्रतिक्रिया भड़काने वाला ऑनलाइन कंटेंट। है ना कमाल की बात? किसी दूसरे के दुखती रग पे ऐसा नमक मिर्च लगा के छिड़क देना, ये वहां की कमाल बात है। रेज बेट का मतलब, रेज बेट, है ना, इसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बड़ी कमाल का न्यूज, और आप याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर आपको दिख जाएगा, ये एग्जाम दे रहे हैं तो। खेलकूद में कुछ खास बातें हैं। क्या खास बात है साहब? तो चेन्नई में संपन्न हुआ था क्या? विश्व कप स्क्वैश के 5वें संस्करण का खिताब भारत ने जीता है। स्क्वैश का विश्व कप कहां हुआ? चेन्नई में हुआ। किसने जीता? भारत ने जीत लिया। उपविजेता कौन रहा है? हांगकांग रहा है। ऐसी उपलब्धि पाने वाला भारत पहला एशियाई देश बना है। क्या बना है? पहला एशियाई देश। स्क्वैश में पहली बार
खबर अच्छी है ये, और एग्जाम में छपेगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन राजस्थान में हुआ, प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ। ये 5वां खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, एकदम से पूछा ही गया था भाई, अभी जस्ट एग्जाम जो हुए थे टीचिंग वाले, इसी से रिलेट कर लीजिए। अभी जस्ट पिछले महीने हमने बताया है कि एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स अगला कहां पे होगा, ये भी पूछा ही गया था। 67 गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जीता है, 67 मेडल। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसके बारे में जरा जानिए। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसको तो आप गेस भी कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा 2026 में। शुभंकर वहां का है मोरवीर, शुभंकर क्या है, मोरवीर, इसका नाम ही है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है 2026 के दौरान। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजन मलेशिया में होगा, विजेता बना मलेशिया में हुआ था, विजेता बना था मलेशिया, है ना, सॉरी, मलेशिया में आयोजन हुआ, विजेता बना बेल्जियम, उप विजेता बना भारत। अपने काम का यही था। पुरुषों की हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ, भारत में, चेन्नई प्लस मदुरई में मिलकर विजेता जर्मनी हुआ, उप विजेता रहा स्पेन। अपने काम का नहीं है, बस ये जानिए कि हॉकी का जूनियर विश्व कप कहां पे हुआ, भारत में हुआ। महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ, चिली में हुआ, चिली में। और विजेता कौन बना, नीदरलैंड, उप विजेता बना अर्जेंटीना। याद रखेंगे आप। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, ऑपरेशन सागर बंधु दित्वा नामकरण यमन द्वारा किया गया था। दित्वा, इसके बारे में जरा डिटेल कर लेते हैं, दित्वा क्या है। दित्वा एक चक्रवात है, इस चक्रवात से प्रभावित होने वाला जो देश है श्रीलंका। नामकरण कौन किया दित्वात का, तो यमन ने किया था। और मदद कौन भेजा था, भारत भेजा था श्रीलंका को, भारत मदद देने में आगे रहा। दित्वा बस याद रखिए एक चक्रवात है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से न्यूज क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फटाफट नजर डालते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन ये 11वें नंबर पे हुआ है, 11वां संस्करण है। 6 से 9 दिसंबर 2025 को पंचकुला हरियाणा में ये किया गया है। थीम आपसे पूछी जा सकती है, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए आयोजन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया ये चीज है ना। थीम क्या हुआ, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये थीम हो गई। आयोजन कौन किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। WHO का WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या रही, संतुलन की बहाली। जरा ध्यान दीजिए, संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान एवं अभ्यास। ये आपको नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन पूछेगा क्या, WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ, तो भारत में हुआ। इतनी सी बात है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन गुजरात में किया गया था 2023 में। इसका आयोजन WHO के द्वारा आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, WHO के अंडर गाइडलाइन में। सम्मेलन के दौरान भारत और क्यूबा ने आयुर्वेद सहयोग पर केंद्रित MOU पर हस्ताक्षर कर दिया। अब जो केंद्रित MOU पर हस्ताक्षर कर दिया, भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन भी कर दिया गया है। बहुत बढ़िया बात है ये, है ना। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन कर दिया गया है। क्वेश्चन ये कि कहां पे किया गया है, तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन के द्वारा ये किया गया है नेविगेशन हब। याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। नाम क्या है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। इसका नाम है एकेन या एसन, जो आप प्रोनाउंस कर पाए, है ना। वी नारायणन के द्वारा ये उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है, एकेन एसन, है ना, ठीक है। विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का
परीक्षण कर दिया गया है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया गया कहां पे भैया? चीन में। ऐसी अतरंगी घटनाएं आजकल चीन ही कर रहा है, आजकल चीन ही कर रहा है। आपको पता हो ईरान वार से सबसे ज्यादा अगर किसी को इंपैक्ट पड़ रहा था तो चीन को पड़ रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल आयातक देश है और आपको पता है वो प्रोडक्शन बेस्ड कंट्री है और प्रोडक्शन अगर उसका बंद हो जाता तो बहुत सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग उसका बेकार हो जाता, इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी डाउन हो सकती थी। डाउन तो नहीं कह सकते बट ये कि इकोनॉमिकल इंपैक्ट तो पड़ रहा था। बुद्धि लगाई उसने। आपको पता है पाकिस्तान जैसा नल्ला थोड़ी ना वार खत्म करवा पाएगा, चाइना इसके पीछे है। रामसर सूची में 4 नए स्थल जोड़ दिए गए हैं। इन चारों स्थल के द्वारा अब कुल संख्या हो गई है सारे रामसर की 98। कितने साहब? 98। इन 98 का जरा देख लेते हैं कि लास्ट के 4 कौन कौन से। 95वां जो रामसर स्थल है सिलीसेड झील है राजस्थान के अंदर, कोपरा जलाशय है छत्तीसगढ़ के अंदर, पहले ही बता चुका हूं। लास्ट के 2 देखिए, पटना बर्ड सेंचुरी 97वां नंबर है एटा उत्तर प्रदेश के। एकदम याद रखिए भाई, ये क्वेश्चन अभी राजस्थान में आरपीएससी का एग्जाम हुआ था जस्ट अभी 10 दिन पहले। आरपीएससी के एग्जाम में यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा था और ऑप्शन में बिहार भी लिखा था, ले है ना। एटा उत्तर प्रदेश के अंदर पटना बर्ड सेंचुरी है, 97वां नंबर है इसका। समझ गए आप? समझ गए आप? है ना, 97वां नंबर पटना बर्ड सेंचुरी एटा के अंदर है। 98वां है छारी ढाड़। अरे साहब ये गुजरात के अंदर है, कच्छ में, गुजरात के अंदर है। 98 रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। 97 98 का नाम आप यहां पे देख लेंगे और 4 यहां पे ये जोड़े गए हैं, 4 के चारों। सिलीसेड झील राजस्थान, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी, एटा छारी ढाड़ गुजरात के अंदर। ये कमाल का न्यूज है। थोड़ा जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है रामसर स्थलों से रिलेटेड, सर्वाधिक संख्या कहां है रामसर स्थलों की? तो आंसर है तमिलनाडु। उसके अंदर कितने हैं साहब? 20 हैं। कितने हैं? 20 है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, 3 है बिहार में 6 हैं। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा तो पहले तमिलनाडु नंबर 1, दूसरा यूपी नंबर 2, तीसरा है बिहार नंबर 3। तमिलनाडु के अंदर है 20, यूपी के अंदर है 10 और बिहार के अंदर है 6, है ना। रामसर वही ईरान का रामसर, 2 फरवरी 1971 को ईरान का रामसर स्थल जो है, मतलब पहली बार ये जो चर्चा हुआ 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, इसलिए उसका नाम रामसर संधि पड़ गया। लागू हुआ 1975 के अंदर, 71 में सम्मिलित हुआ था, 71 में बना था ये, 75 से लागू। भारत जब से शामिल हुआ उसकी संख्या 1982, है ना। 1982 के वर्ष में भारत शामिल हो गया था। रामसर स्थलों की संख्या में दुनिया में भारत का जो स्थान है तीसरा है। तीसरा स्थान पे रामसर स्थल भारत में है, मतलब संख्या के मामले में। एनएचआई के द्वारा मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ जो है बनाई गई है। सेफ सड़क का निर्माण किया गया एनएचआई के द्वारा मध्य प्रदेश में। उस एनएचआई का नाम याद रख लीजिए, तो NH-45। इस NH-45 का मतलब सिर्फ इतना है कि यह वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क है। वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क है। आपको पता है विदेशों में ऐसे सड़क बनाए जाते हैं जिससे अंडरपास की तरह बना दिया जाता है, थोड़ा सा चौड़ा जैसे अंडरपास रहेगा, ऊपर से जानवर अपना चले जाएंगे, उसके ऊपर पेड़ पौधे दिखते रहेंगे, आर्टिफिशियली तो नहीं कहेंगे, नेचुरली रहते हैं, बट उनको उगा दिया जाता है। वो ऐसे अपना अपना टर्नओवर करते हैं बिना सड़क के ऊपर। कई बार सड़क के ऊपर घटनाएं हो जाती है जानवरों के द्वारा। थोड़ा आते आगे NH-45 याद रखिएगा, NH-45 याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कुछ काम किया गया है। आपको पता है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसके मामले में जो हमारे साउथ के राज्य हैं बहुत ही धनी हैं। तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा ऊद बिलाव के संरक्षण हेतु शुरुआत कर दी गई है। तो तमिलनाडु, हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया गया। आपको पूरी लाइन थोड़ी नहीं याद रखनी है, सिर्फ गुजरात का लोथल, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत चर्चा में रहा है। गोदीबाड़ा कहां से मिला? लोथल से मिला, है ना। अब कहेंगे गोदीबाड़ा ये क्या होता है? अरे भैया जहां पे बड़ी बड़ी बोटें आकर के रुकती थी, है ना, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, टर्म क्या बोलेंगे, वहां पे जहां पे बोट्स रुकती हैं
उस जगह का आप नाम जो भी प्रोनाउंस कर पाएंगे, हिंदी में गोदीवाड़ा बोल देते हैं मूलतः, और हिस्ट्री में भी गोदीवाड़ा ही लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिया। कमाल की बात, वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री सेकंड नाम का भारत का नया अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खबर इंपॉर्टेंट है इसलिए चर्चा करते हैं। क्या बोला मैंने? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अंटार्कटिका में मैत्री सेकंड नाम से भारत का नया अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी दे दी गई है, 2032 में यह बन करके पूरा हो जाएगा, और मैत्री प्रथम जो है अभी भी कार्यशील है। अन्य अनुसंधान कौन से हैं आर्कटिक में, जरा नजर डालते हैं। भारत का आर्कटिक में कौन कौन सा अनुसंधान है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री 1989 में बना था, भारती 2012 में बना था। 3 अभी कार्यरत है, चौथा बन जाएगा मैत्री सेकंड। ठीक बात, याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं आगे। साइट्स के पक्षकारों का सम्मेलन 20वां संस्करण ये हो गया है। 25 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर 2020 तक उज्बेकिस्तान के कहां पे? समरकंद में कुछ खास बातें हुई। क्या खास बातें हुई? हरियाणा, अच्छा, साइट्स का जो पक्षकार सम्मेलन था कहां पे? वो गुजरात के उज्बेकिस्तान के समरकंद में। बस इतनी सी बात है। हरियाणा सरकार ने हिसार में, मतलब अलग करते हुए वहां पे हांसी को प्रदेश का 23वां जिला घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं साहब? 23 जिले। जिलों से बात आई थी तो अभी हमने न्यू दिल्ली की बात करी। न्यू दिल्ली में अब कितने हो गए हैं? जरा शुरुआत वाली लाइन पर नजर डालिएगा, 11 + 2 हो गए क्या? है ना, नजर डालिएगा। आते हैं आगे। एनआईए के द्वारा 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे छोटे रोबोट का, यह खबर बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, आप नजर डाल लीजिए। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा रोबोट का अनावरण कर दिया है। यह खबर आपके काम की थी, और ये हम लोगों का फरवरी मंथ कंप्लीट। आपको कैसा लगेगा आप जरूर बताएंगे। क्या आपके काम की खबरें ये सब है? तो निश्चित रूप से ये आप एग्जाम देने जाएंगे तब समझ में आएगा आपको पूरी बात। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।